उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है सॉइल मैकेनिक्स की। इस क्लास का नंबर है क्लास नंबर 4 और एमपी सब इंजीनियर के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी कि मृदा एवं नींव अभियांत्रिकी, और ये हमारी आज की क्लास कौन सी है? दिस इज अवर क्लास नंबर 4। दिस इज अवर क्लास नंबर 4 और आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल खत्म करने के बाद आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की सारी चीजें हो जाएंगी। 4 पार्ट हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, चारों पार्ट आपके फिजिकल प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ आपका क्या बचेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बचेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपकी कल की क्लास में हो जाएगा। तो जो हमारा जो बड़ा पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, शुरुआत का जो लगभग 10 से 12 घंटे का पार्ट होता है, वो हम 5 क्लास में कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि कैपिलरिटी हो गया, परमिबिलिटी हो गया, बेरिंग कैपेसिटी हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, सीपेज हो गया, है ना, ये जितने भी सारे आपके अर्थ प्रेशर थ्योरी, ये सब जो हो जाएंगे वो एक एक क्लासेस के टॉपिक हैं। तो आगे आने वाली 6 से 7 क्लासेस में वो भी हो जाएंगे। ओवरऑल 12 से 13 दिनों में आपका सॉइल मैकेनिक्स का लगभग सारी थ्योरी विद छोटे छोटे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में थ्योरी खत्म होने के बाद कल से आपके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, कितने लोग जुड़ चुके हैं देखते हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दें सेशन को। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दें सेशन को, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। सभी से फटाफट शेयर कर दें। सभी इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दें जल्दी से। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूं फटाफट से जल्दी से। आप लोग भी सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी फटाफट से लाइव कर दीजिए ताकि बाकी लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी लोग जो हैं इस सेशन को ज्वाइन कर लें। क्विकली से फटाफट से आप लोग शेयर कर दें। चलिए, एज आई कैन सी सभी लोगों ने सेशन अभी तक जो है शेयर कर दिया होगा। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अब क्विकली। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेशन। आज की क्लास का आगाज 12 से 13 दिन बहुत हो जाएगा। देखो, सॉइल मैकेनिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। 30 नंबर तक का तो सॉइल से ही आता है। आप पिछले साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो 25 से 30 का तो सॉइल का ही एवरेज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 30% ऑफ द पार्ट का 100 में से 100 नंबर का टेक्निकल में 30% के आसपास तो आपका सिर्फ सॉइल है। तो 12 से 13 दिन तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, बाकी सब्जेक्ट जो कि 5-6 नंबर के 7 नंबर के हैं वो 5-6 दिन में हो जाएंगे। 30 नंबर का सब्जेक्ट भी अगर आप 12 से 13 दिन में नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। पूरा पढ़ना भी तो है, पूरा पढ़ना भी तो है। आप बाकी लोगों को से पूछो, बाकी लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स 2-2 महीने 2.5 महीने पढ़ते हैं अलग प्लेटफॉर्म पे। तो कम से कम आपको 12 से 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स के लिए। वरना बोलो तो कुछ छोड़ दूँ, बट बोलो तो फिर मैं छोड़ दूँ, आधी चीज़ें ना पढ़ाऊँ, है ना। सब कुछ पढ़ना है तो इतना देना पड़ेगा। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा? बेस्ट बुक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन उतना बुक आपको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि एमपीपीबी के लिए 50 दिन है। तो 50 दिन तो आपको सिर्फ सॉइल बुक कवर करने में टाइम लग जाएगा। बेस्ट बुक में बता देता हूँ, बहुत सारी बुक हैं जैसे कि KR अरोड़ा है, गोपाल रंजन राव है, और C वेंकट रमैया है, BC पूनमिया है। ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। हिंदी वालों के लिए भी सॉइल की गुरचरण सिंह आती है हिंदी में, मृदा यांत्रिकी एवं नींव इंजीनियरिंग करके आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रिवाइज तो मैं डेली करा रहा हूँ। कल जो पढ़ाया मैंने उसको देखो रिवाइज करा रहा हूँ अभी, है ना। तो इसलिए हाँ, तो इसीलिए सभी कुछ पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम 12 से 13 दिन देना पड़ेगा, उससे कम दिन में नहीं हो पाएगा, है ना। 7 डेज में एक सब्जेक्ट। यार हर सब्जेक्ट सेम मार्क्स का थोड़े ना आ रहा है। आप ऐसे थोड़े ना बोल सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पूरे इसमें जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं और 50 दिन है, तो हर सब्जेक्ट सेम मार्क्स का नहीं आ रहा है ना। हर सब्जेक्ट सेम मार्क्स का नहीं आ रहा है कि हर को हम 6 दिन या 7 दिन में कर दे तो हमारा 50 दिन में हो जाए। कोई सब्जेक्ट 30 नंबर का आ रहा है, 30 मार्क्स का, कोई सब्जेक्ट 2 मार्क का ही आ रहा है।
तो 30 मार्क वाले सब्जेक्ट में हम लोग 10 से 12 दिन देंगे, 2 मार्क वाले सब्जेक्ट में हम लोग 4 से 5 दिन देंगे। तो इस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं होता कि इक्वली जो है हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन टेक की क्लास रोज लगेगी, टेक्निकल की क्लास भी रोज लगेगी, कोई संडे मंडे नहीं। डेली 2 घंटे टेक्निकल की क्लास और डेली 1.5 घंटे नॉन टेक्निकल की क्लास चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन टेक्निकल में भी आपके 7 पार्ट हैं, अगर हर 8-9 दिन में एक पार्ट होगा तब जाके आपका नॉन टेक पूरा खत्म होगा। तो ग्रेन शेप हम लोग कल स्टार्ट किया था हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी में। ग्रेन शेप में मैंने सबसे पहले आपको बताया था स्फेरिसिटी यानी कि गोलाकृति। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गोल है इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम क्या है, v है। इस पूरे पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, v है। तो इस पूरे पार्टिकल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालने के बाद हम इसकी इफेक्टिव डायमीटर निकालते हैं। इफेक्टिव डायमीटर का मतलब अगर हम इसको एक एवरेज स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, अगर एक इसको हम एवरेज स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे तो उस एवरेज स्फीयर का डाया कितना होगा, उस एवरेज स्फीयर का जो डाया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डाया डी। तो इस पूरे वॉल्यूम को हम एक एवरेज स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर इसका इक्विवेलेंट स्फीयर होता, सेम वॉल्यूम का स्फीयर, सेम वॉल्यूम का गोला होता, तो सेम वॉल्यूम के गोले का डाया इतना होता। अब इस पार्टिकल की लेंथ कितनी है, इस पार्टिकल की लेंथ हम लोगों ने यहाँ से देख ली। ये इस पार्टिकल की सबसे जो लंबी डायमेंशन होती है उसी को लेंथ बोलेंगे। तो सारी डायमेंशन में सबसे लंबी ये वाली दिख रही है, ये हमने एल निकाल लिया। इस डी की वैल्यू को लेके और इस वैल्यू को लेके डी बाई एल हमारी क्या हो जाती है, डी बाई एल ही हमारी स्फेरिसिटी यानी कि गोलाकृति हो जाती है। अब इस स्फेरिसिटी की वैल्यू, अगर ये वैल्यू क्या है, 0.8 से ऊपर है, 0.8 से ऊपर है, 0.8 से 1 तक है अगर ये इसकी वैल्यू, तो हम ये मानते हैं, इवन 0.7 से ऊपर भी चल जाता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 0.7 0.8 से ऊपर है तो हम हाई स्फेरिसिटी बोलते हैं। और 0.7 0.8 से नीचे है और अगर 0.5 से भी नीचे है तो बिल्कुल लो स्फेरिसिटी हो जाएगी। 0.5 से नीचे तो वेरी लो स्फेरिसिटी हो जाएगी और 0.5 से 0.8 के बीच में लो स्फेरिसिटी होगी। 0.8 से ऊपर जो होगा वो हाई स्फेरिसिटी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्फेरिसिटी कौन कौन सी हो गई, लो, वेरी लो और हाई स्फेरिसिटी। कहाँ दिखा रखा है, देखो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है मैंने, डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो सारे पार्टिकल हैं, कौन कौन से पार्टिकल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस रो में जितने भी पार्टिकल हैं, भले ही ये एंगुलर हो या भले ही ये राउंडेड हो, लेकिन ये सारे क्या हैं, हाई स्फेरिसिटी के हैं। यानी कि इनका जो स्फेरिसिटी है वो 0.8 से 1 के बीच में आ रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 आ रहा होगा इनकी स्फेरिसिटी। किसी किसी बुक में 0.7 से ऊपर भी लिखा रहता है, लेकिन 0.8 से 1 के बीच में ज़्यादा जो है वो माना गया है। वहीं अगर स्फेरिसिटी आपकी जो है वो लेस देन 0.8 आ रही है तो इसको लो या वेरी लो, अगर 0.5 से कम है तो वेरी लो। तो ये जो नीचे वाले हैं, आप ये वाला देखोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे आपको गोलाकार नहीं दिख रहे हैं, फुटबॉल की तरह नहीं दिख रहा है। ऊपर वालों को तो आप ऑलमोस्ट फुटबॉल की तरह रिजेंबल कर सकते हो, नीचे वाले जो है आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, इलोंगेटेड दिख रहे हैं, लंबे लंबे, तो इसलिए ये आपके लो स्फेरिसिटी है इनमें। ठीक है, स्फेरिसिटी समझ में आ गया। ये ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ऊपर वाली लाइन हाई स्फेरिसिटी की है, लगभग फुटबॉल के गोले की तरह, लगभग चांद के गोले की तरह दिख रहे हैं, और नीचे वाले जो है वो चांद के गोले की तरह नहीं दिख रहे हैं। समझ में आ गया। तो जब भी कभी आपको स्फेरिसिटी कंपेयर करनी है तो चांद का गोला जैसा होता है वैसा अपीयरेंस दिख रहा है कि नहीं, अगर वैसा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा, हाई स्फेरिसिटी हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो आपकी पहली वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये कौन सी रेंज है, ये आपकी हाई स्फेरिसिटी वाली रेंज है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये हाई स्फेरिसिटी वाली रेंज है ना। और ये जो नीचे वाली रेंज है, यानी यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 होगा स्फेरिसिटी। और ये जो नीचे वाली रेंज है, आप ये वाली रेंज ले लो, ये 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 क्या है, ये आपका लेस देन 0.8 या लेस देन 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5। और ये बीच में, यहाँ पे इस वाली टेबल में बीच में भी दे दिया, तो ये 0.5 से 0.8 हो गया है ना। तो कई बार 3 पार्ट में बांटा जाता है, हाई, लो और मीडियम, और कई बार हाई और लो ही बांटा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे ऊपर वाले स्फेयर हो गए, और फिर जो नीचे वाले हैं ये सारे जो है नीचे वाले, ये बीच वाली लेयर और नीचे वाली, इनकी स्फेरिसिटी कम है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं राउंडनेस पे। राउंडनेस भी मैंने आपको कल बताया था। तो जैसे मान लो कि कोई आपके पास एक पार्टिकल है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये पूरा ऐसे करके, ठीक है।
अब इसकी राउंडनेस से मतलब क्या है? इसकी राउंडनेस से मतलब ये है कि इसकी सरफेस कितनी ज़्यादा इर्रेगुलर है या नहीं है। अगर इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर, ऐसे करके बहुत अनड्यूलेशंस आ रहे हैं, तो पार्टिकल राउंड नहीं होगा। अगर इसकी सरफेस पे अनड्यूलेशंस कम से कम है, यानी कि ये जो ऐसे करके नोक निकली है, फिर ऐसे बाहर निकला है, फिर ऐसे, ये अनड्यूलेशंस कम से कम है, तो पार्टिकल राउंडेड है। तो राउंडनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे इसमें आर्च बन रही है, जैसे कि एक आर्च ये बन रही है, इसकी रेडियस निकाल ली हमने, इस वाले आर्च की रेडियस निकाल ली हमने, है ना, ये वाले आर्च की रेडियस मैंने R1 मान ली, ठीक है। ये जो आपका आर्च निकल रहा है, इसको हमने पूरा सर्कल बनाया और इस सर्कल की रेडियस R1। इसके बाद फिर ये यहाँ से निकला, फिर से ये आर्च आ रही है ना, ये वाली आर्क, जो आर्क ऑफ सर्कल है, इसको हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया यहाँ से, इसकी रेडियस देख ली, इसकी रेडियस हमें R2 मिल गई, है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके हमें आर्च मिली, तो इसका हमने रेडियस निकाल लिया, इसका रेडियस हमें R4 मिल गया। फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से आर्क मिल गई, तो इसका रेडियस हमने R3 निकाल लिया, ठीक है। ऐसे करके और भी हम रेडियस निकाल सकते हैं। और कौन कौन सी रेडियस निकाल सकते हैं? और आप चाहो तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो रेडियस, इस जगह पे ऐसे करके भी रेडियस निकाल सकते हो। जितना ज़्यादा आपको रेडियस निकालना है उतना आप रेडियस निकाल सकते हो। तो अगर कोई सर्कल, आपके पास कोई अगर पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल में आपको अलग अलग जो आर्चेस मिल रही हैं, ये वाली आर्च, 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 इन सब का अलग अलग क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। सर समझ नहीं आ रहा, कल की क्लास में आए थे दिव्यार्थ, ये कल की क्लास का रिपीट चल रहा है, आज नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी तो आज का टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। ये कल पूरा पढ़ा चुका हूँ 1.5 से 2 घंटे, उसको सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। ये कल पढ़ा चुका हूँ 1.5 से 2 घंटे, उसको रिपीट करा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप कल नहीं आए थे, है ना। चलिए, किसी भी पार्टिकल में कोई भी आर्च निकले, उस आर्च को पूरा सर्कल बना के उसकी रेडियस निकाल ली जाती है, और इन सारे रेडियस को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सारे रेडियस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद n क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दिया। और किससे डिवाइड कर दिया, r से भी डिवाइड किया। r क्या होता है, ये जो पूरा पार्टिकल है, इसमें आप अंदर बड़े से बड़ा कितना सर्कल बना सकते हो। r का मतलब क्या हो गया, पहले तो इसके जो आपके सरफेस दिख रहे हैं, इसकी सरफेस में जितनी भी आर्क है, उन सारे आर्क से सर्कल बनाया, उन सारे सर्कल का आपने रेडियस ऐड किया। जितना ज़्यादा आप सर्कल बनाओगे उतना एक्यूरेसी आएगी। जैसे इसने क्या किया, इसने कम सर्कल बनाया, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, है ना, इसमें ज़्यादा भी। एमपी सब इंजीनियर में कितने सब्जेक्ट आते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, फालतू के क्वेश्चन मत पूछें क्लास में। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है जिस प्लेलिस्ट में गया है, उस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें दे रखी हैं, हर चीज़ बता रखी है कि अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं, कितने सब्जेक्ट आते हैं, सारा कुछ बता रखा है। तो जो चीज़ें पहले बता रखी हैं उसको बार बार मत पूछें। तो जितने ज़्यादा सर्कल आप बनाओगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ऐसा नहीं कि सर इसमें 5 सर्कल बनाएंगे कि 10 बनाएंगे, आप 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। जितने ज़्यादा सर्कल बनाओगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। तो उन्होंने 1 2 3 4 बना दिए तो एक्यूरेसी कम आएगी। अगर आप और बना दोगे, यहाँ भी एक सर्कल बना दिया, यहाँ भी बना दिया, जितने ज़्यादा आप सर्कल बनाओगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो जितने भी आर्चेज आपको दिख रहे हैं, ये आंखों से ही देखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आंखों से देखना है कि भैया यहाँ आर्च दिख रही है, इसका सर्कल बनाया, यहाँ आर्च दिख रही है, इसका सर्कल पूरा किया। जितने भी अंदर सर्कल बन रहे हैं सरफेस वाली आर्च से, वो सारे सर्कल बना के उनका रेडियस ऐड कर दिया, और रेडियस ऐड करके नंबर ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये जितनी भी आर्चेज हैं उनकी एवरेज रेडियस आ गई। क्या आ गई, सिग्मा RI अपॉन n। और किससे डिवाइड किया, r से डिवाइड किया। r क्या है मेरे भाई, r है आपका इस पार्टिकल के अंदर, इस पार्टिकल के अंदर आप बड़े से बड़ा, अंदर बाहर नहीं, अंदर बड़े से बड़ा आप जो सर्कल बना सकते हो, उस सर्कल की रेडियस। इसके अंदर बनाना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इससे आपकी राउंडनेस आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, राउंडनेस। तो r क्या हो गया, r हो गया लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल। इनस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब अंदर बना हुआ सर्कल, यानी कि अधिकतम अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त का मतलब अंदर जो बना है, अधिकतम अंतर्वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट इंस्क्राइबिंग सर्कल। क्लियर। और r क्या है, नंबर ऑफ सरफेस सर्कल्स।
जो हमने सरफेस के सर्कल बनाए वो आपका आर हो गया। नॉन टेक की क्लास 4:30 बजे होती है। तो इन सबको जब हमने कंबाइन किया तो उससे राउंडनेस आएगी। अब आप बताओ कि अब आप ये बताओ कि राउंडनेस जो आती है वो 1 कब आएगी, 1 कब आएगी। मान लो कि एक पार्टिकल आपके पास ऐसा है, देखो ऐसा है, ध्यान से देखना, एक पार्टिकल आपके पास ऐसा है, अगले पेज में बना देता हूं। मान लो एक पार्टिकल आपके पास ऐसा है, इसकी राउंडनेस 1 के पास आनी चाहिए कि नहीं। पहले बताओ ये राउंड है कि नहीं, ये राउंड है कि नहीं, राउंड है, ये वेल राउंड है, वेल राउंडेड है, तो इसकी राउंडनेस क्या आनी चाहिए, 1 के पास आनी चाहिए। राउंडनेस अगर 1 के पास आती है तो पार्टिकल राउंड होता है। अब ये 1 के पास कैसे आएगी देखते हैं। तो देखो इसमें दो ही टाइप के मुझे सर्कल, अगर हम इंटरनल सर्कल बनाए तो दो ही टाइप के मैं इंटरनल सर्कल बना सकता हूं। एक तो ये यहाँ पे आपका कर्वेचर थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो एक तो मैं ये इंटरनल सर्कल बना सकता हूँ, यस और नो। अगर मैं इधर बनाऊंगा तो इधर भी वही आएगा, बना लो, कोई बात नहीं, वही आएगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस मैंने मान ली R1, इसकी रेडियस भी R1 ही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सर्कल मैं कौन सा बना सकता हूं, दूसरा सर्कल मैं ये वाला बना सकता हूं। ये वाला सर्कल भी देखो, ये भी सर्कल थोड़ा सा ऐसे बना सकता हूं मैं, ऐसे करके, ये वाला सर्कल मैं ऐसे करके बना सकता हूं। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा करते हैं इसको, लाइक दिस। तो ये वाली जो सरफेस है इसका सर्कल बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि ये सरफेस जो है थोड़ी सी, इसका कर्वेचर जो है थोड़ा कम है, तो सर्कल बड़ा बनेगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये वाली सरफेस से बनाएंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ कहीं सेंटर आएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ, आगे लिख दूंगा वेल राउंडेड। इसकी रेडियस आ जाएगी R2, ठीक है। इस वाले का बनाओगे, इस वाले का, इसका ही बना सकते हो ऐसे करके, इस वाले का ही बना सकते हैं आप ऐसे करके। इस वाले का ही बना सकते हैं, इसकी रेडियस भी R2 ही आएगी। ये नीचे वाला थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इतना बड़ा ना बना के। तो कितने सर्कल आपको दिख रहे हैं इसमें, 4 दिख रहे हैं, और उसमें दो दो तो सेम ही है, दो की रेडियस तो सेम ही है ना, ये भी R2 हो गई, है ना। तो इन सब का पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सबको ऐड कर दो। R1 सिग्मा R करना है तो सबको ऐड कर दो, R1 प्लस फिर से R1, 2 बार R1 प्लस R2 फिर से R2 अपॉन कितने सर्कल हमने जोड़े, 4 सर्कल जोड़े, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, सबको ऐड किया, फिर 1 अपॉन इंटरनल जो हमारा सर्कल बनेगा बड़े से बड़ा, उसका रेडियस इनटू नंबर ऑफ सर्कल। नंबर ऑफ सर्कल तो हमने यहाँ लिख ही दिए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सर्कल हमने यहाँ लिख दिए, तो ये n नंबर ऑफ सर्कल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सर्कल मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गई आपकी राउंडनेस, ठीक है। समझ में आ रहा है, सारी रेडियस को जोड़ दिया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कल, देखो डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ सर्कल n कर दिया, डिवाइड बाई r कर दिया, डिवाइड बाई r कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर हम बड़े से बड़ा सर्कल कौन सा बना सकते हैं। इसके अंदर हम बड़े से बड़ा अगर सर्कल बनाएंगे तो ध्यान से देखना, इसके अंदर आप बड़े से बड़ा सर्कल ये बना सकते हो, एक मिनट, ये थोड़ा सा और इधर से बनाता हूँ, हाँ, है ना, ये हो गया। इससे बड़ा सर्कल हम इसके अंदर नहीं बना सकते, इससे बड़े रेडियस का, इसके अंदर में इससे बड़े रेडियस का सर्कल नहीं बना सकते। ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस हो गया हमारा कैपिटल R। अब ध्यान से आप देख के बताना, अब ध्यान से आप देख के बताना, ये जो हमारा पूरा पार्टिकल है, अब ध्यान से आप देख के बताना, आप खुद बता दोगे इस बात को कि ये जो हमारा पूरा पार्टिकल है, ये येलो वाला, ई ससुरा, ये जो येलो वाला पार्टिकल है हमारा, जो येलो कलर का हमारा पार्टिकल है, इसका ये रेडियस R1, ये रेडियस R1 और ये जो बड़ा वाला रेडियस R2, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा R1 रेडियस है, ये छोटा वाला इधर वाले का, है ना, और ये जो हमारा R2 रेडियस है, जो बड़े वाले सर्कल का है, इसका रेडियस R2, इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो किस रेडियस का सर्कल बनेगा, इनका अगर आप इसका और इसका एवरेज मतलब R1 प्लस R2/2 करोगे तो ये अंतर वाले रेडियस का ही तो सर्कल बन जाएगा, यस और नो। ये कैपिटल R वाले का ही तो बन जाएगा, तो कैपिटल R हो गया R1 प्लस R2/2, यही तो हो गया ना भाई। अगर आप ये इधर वाले का और इधर वाले का अगर आप एवरेज लोगे तो जो फुली राउंडेड है ना, उसका ये R1 और इस R2 का एवरेज ये अंदर वाला R आ जाएगा, कभी भी निकाल के देखना, आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हम राउंडनेस निकाल रहे हैं, यहाँ से देखना राउंडनेस क्या आ जाएगी, 1 अपॉन R,
इंटू ये कितना हो जाएगा 2r1 प्लस 2r2, 2r1 प्लस 2r2 बाई 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/r इंटू r1 प्लस r2। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 r1 प्लस r2 बाई 2 कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 बाई 2 तो हमने देखा है कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 बाई 2 हमारा r के बराबर निकलता है। या नियरली इक्वल टू r तो बोल ही सकते हैं ना, नियरली इक्वल टू r तो हमें दिख ही रहा है, तो इसको हमने नियरली इक्वल टू r लिख दिया है ना, नियरली इक्वल टू r लिख दिया, तो ये नियरली इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो समझ रहे हैं, कोई भी अगर पार्टिकल परफेक्टली राउंड होगा, यानी उसकी जो सरफेसेस हैं, यानी जो उसकी सरफेसेस हैं, उसकी सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ होंगी तो अपने आप उसकी राउंडनेस क्या आ जाएगी, अपने आप उसकी राउंडनेस 1 आ जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई पार्टिकल राउंड है तो उसकी राउंडनेस 1 के पास आएगी, है ना, उसकी राउंडनेस 1 के पास आएगी। अब एग्जाम में क्या आएगा, सुनो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि भैया ये बताओ कि अगर पार्टिकल पूरी तरीके से राउंडेड है और साथ ही साथ उसकी स्फेरिसिटी भी हाई है, तो मुझे बताओ कि वेल राउंडेड के लिए और हाई स्फेरिसिटी के लिए एस की वैल्यू और राउंडनेस की वैल्यू कितनी होगी। तो राउंडनेस की वैल्यू मेरे भाई, राउंडनेस इंडिसेस जो मैंने अभी निकाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 से 1 हो जाएगी अगर पार्टिकल वेल राउंडेड है। और वेल राउंडेड होने के साथ साथ ये वाला क्या है, स्फेयर भी है, हाई स्फेरिसिटी है, तो एस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। तो हाईली स्फेरिकल और वेल राउंडेड जो आपका पार्टिकल है उसका क्या होगा, उसका राउंडनेस 0.7 से 1 होगा और उसकी स्फेरिसिटी क्या होगी, 0.8 से 1 होगी। कई जगह पे 0.7 से 1 भी लिखा रहता है, ठीक है, कई जगह पे ये स्फेरिसिटी 0.8 की जगह, कई जगह पे मैंने देखा है 0.7 भी लिखा रहता है। वैसे 0.8 ज़्यादा सही है, 0.8 ज़्यादा जगह पे लिखा रहता है। उसके बाद बताओ राउंडेड है, अगर राउंडेड का मतलब वेल राउंडेड से कम, वेल राउंडेड से कम राउंडेड, उसके लिए क्या होगा, 0.49 से 0.7 के बीच में आपकी अगर राउंडनेस इंडेक्स आ रही है तो वेल राउंडेड हो गया। फिर सब राउंडेड कब होगा, जब आपकी 0.35 से 0.49 आ रही है। देखो ये स्फेरिकल वाला सब राउंडेड है और ये कौन सा है, नॉन स्फेरिकल वाला सब राउंडेड, है ना। उसके बाद सब एंगुलर कब आएगा, यानी राउंडेड तो नहीं है, थोड़ा सा एंगुलर है। सब एंगुलर का मतलब राउंडेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा एंगुलर है। कब आएगा, जब राउंडनेस 0.25 से 0.35 होगी। राउंडनेस 0.25 से 0.35 होगी तो ये स्फेरिकल वाला सब एंगुलर है, ये नॉन स्फेरिकल वाला सब एंगुलर है ना। उसके बाद एंगुलर कब होगा, जब राउंडनेस बहुत कम हो जाए तो पार्टिकल एंगुलर हो जाएगा। 0.7 से 0.25 अगर राउंडनेस आ रही है ना, ये स्फेरिकल वाला एंगुलर है और ये कौन सा है, नॉन स्फेरिकल वाला एंगुलर है। उसके बाद वेरी एंगुलर कब होगा, बहुत ज़्यादा कोने कब होंगे, बहुत ज़्यादा एंगल्स कब होंगे, जब आपकी राउंडनेस बहुत कम आ जाए, 0.12 से 0.17 आ जाए, तो ये स्फेरिकल वेरी एंगुलर है और ये नॉन स्फेरिकल वेरी एंगुलर है। समझ में आ गया, क्लियर। ये सारे आपके स्फेरिकल हैं, ये सारे आपके नॉन स्फेरिकल हैं, ठीक है। ये दोनों वेरी एंगुलर हैं, ये दोनों एंगुलर हैं, ये दोनों सब एंगुलर हैं, ये दोनों सब राउंडेड है, ये दोनों राउंडेड है और ये दोनों वेल राउंडेड है। समझ में आ गया, स्फेरिसिटी और राउंडनेस से समझ में आ गया। तो कोर्स ग्रेन्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मटेरियल एंगुलर है कि राउंडेड है, स्फेरिकल है कि नॉन स्फेरिकल है, दो तरीकों से करते हैं, ठीक है। ये हो गया शेप डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया कि ग्रेन शेप को हम लोग किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दुनिया में अब आप कहीं भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लेना, किसी भी जगह पे पढ़ लेना, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे वो फ्री कोर्स हो, आपको ये कोई नहीं पढ़ाएगा। और एग्जाम में खटाक से आ जाता है स्फेरिसिटी बताओ, राउंडनेस बताओ, तो लोग मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं, ये तो सिलेबस से बाहर आ गया। जबकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ग्रेन साइज की तरफ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ग्रेन साइज की तरफ। पहली कोर्स ग्रेन की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या थी, ग्रेन शेप, खत्म हो गया। कल पढ़ाया था, आज रिपीट करा दिया, अच्छे से समझा दिया, खत्म, फिनिश। अब आ रहा है नेक्स्ट, क्या आ रहा है, ग्रेन साइज आ रहा है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने 8-10 जो है टाइप कर रखे हैं, वो आपको करा देंगे, ठीक है। कल की क्लास में करा देंगे, आज थोड़ा खत्म कर लें दो टॉपिक। तो सबसे पहला ग्रेन साइज वो हो गया शेप, यानी कि आकृति कैसी थी, है ना। ग्रेन शेप का हिंदी क्या हो गया, ग्रेन शेप का हिंदी हो गया कि दाने की आकृति क्या है ना, दाने की आकृति क्या है।
और मैं दाना क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सी होती है, दानेदार होती है, इसलिए दाने की ही हम आकृति देखेंगे। और यहां पे ग्रेन साइज में हम क्या देखेंगे, दाने का आकार। तो दाने की आकृति और दाने के आकार को हमें पता करना होता है, किसके लिए, अगर सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है। ग्रेवल या सैंड कौन सी टाइप की है, उसके लिए उसके शेप को देख लो और उसके साइज को देख लो, यानी कि आकृति और आकार को देख लो, तो उसका आप नाम बता सकते हो। समझ में आ गया। चलिए मैकेनिकल, और देखो जितने भी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमारी घास काट देंगे, आधा पढ़ाएंगे आधा छोड़ देंगे और हमें मज़ा आ जाएगा, तो मत पढ़िए। हम यहाँ पे पूरा पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आए चाहे ना आए वो आपकी बात है, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सर ये छोड़ो वो छोड़ो, ये आएगा क्या वो आएगा क्या, भूल जाओ, आएगा सब कुछ, बस आपको पहले कभी पढ़ाया नहीं गया इसलिए आपको लगता है कि सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं ग्रेन साइज, दाने का आकार कैसे पता करेंगे। तो अगर आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, कौन सा सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, यानी कि दानेदार मिट्टी है, तो उसके लिए हम लोग जो मेथड अपनाते हैं, कल मैंने बता रखा है, कल का भी रिवीजन चल रहा है, मैंने बता रखा था कि मैकेनिकल और सीव एनालिसिस करते हैं, यानी कि यांत्रिक या फिर चलनी विश्लेषण, चलनी छलनी कुछ भी बोल सकते हैं। दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राई सीव एनालिसिस, यानी कि बड़े पार्टिकल्स जब होते हैं, जब आपके पार्टिकल्स 80 mm से लेके 4.75 mm तक होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई सीव एनालिसिस। ऊपर से हम लोगों ने छलनी पे डाल दिया सारा मिक्स सॉइल, और 80 mm से 4.75 mm के बीच में जितनी भी छलनियाँ थीं, 80 से 4.75, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, कल भी बताया था, 80 mm से शुरू होता है और फिर यहाँ से डिक्रीज करते करते, यहाँ से डिक्रीज करते करते 4.75 mm से पास हो जाता है। तो ये वाले साइज आपके कौन से, 80 से बड़े, ये वाले कौन से, 80 से नीचे, और मान लो 40 है तो 40 के बीच में, और फिर एंड सो ऑन, है ना। तो 80 से बड़े ये हो गया, 80 से 40 ये हो गया, 40 से 20 ये हो गया, ऐसे करके सो ऑन 4.75 तक अलग अलग साइज के पार्टिकल पता चल जाते हैं। अब हर किसी का हम वेट कर लेते हैं, मान लो इसका वेट W1, ऊपर से हमने मान लो सॉइल डाली 100 किलोग्राम, ठीक है। अब W1 जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि ऊपर से हमने टोटल वेट ऑफ सॉइल W डाला 100 किलोग्राम, ठीक है। W हमने ऊपर से डाला, यहाँ पे सॉइल 100 किलोग्राम इसमें डाल दी, 80 mm के ऊपर W1 जस्ट फॉर एग्जांपल 80 mm के ऊपर 10 किलोग्राम यहाँ जमा हो गया। तो मुझे बताओ कितने परसेंट पार्टिकल सॉइल के, कितने परसेंट पार्टिकल सॉइल के 80 mm से बड़े हैं, परसेंटेज पार्टिकल ग्रेटर देन 80 mm कितने होंगे। अगर 100 किलोग्राम डाला और यहाँ पे 10 किलोग्राम ये जमा हो गया 80 के ऊपर, तो 80 से ऊपर जो पार्टिकल हैं उनका प्रतिशत कितना है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 से नीचे कितने हैं, 80 से नीचे कितने हैं, 80 से फाइन कितने हैं, 80 से फाइनर हो गए 90%। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई W वेट की सॉइल डालते हैं, W वेट की सॉइल डालते हैं, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि यहाँ पे कितना W1 जमा हो गया है। ये W1 अगर 10% है तो यहाँ से फाइन कितना हो गया, 80 mm से फाइन हो गया आपका 90%। उसी तरीके से 80 से 40 के बीच में कितना W2। अगर ये आपका 20% है तो 40 से नीचे क्या हो गया, 40 से फाइन क्या हो गया, 40 से फाइन हो गया 80%। 20% अगर 40 के ऊपर है तो 40 से नीचे 80%। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं कि 80 से नीचे कितने हैं, 90%, 40 से नीचे कितने हैं, 80%। ये 90 की बजाय 95, 96, 88 कुछ भी हो सकता है। ये 40 से नीचे 80, 82, 85 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर हमने यहाँ वेट निकाला W3। इस तरीके से हर पेन के ऊपर जो हमारा वेट हो रहा है वो हमने सारा निकाल लिया, हर सीव के ऊपर वेट जो है निकाल लिया। और इससे हमें ये पता चल गया कि किस साइज से फाइन पार्टिकल, किस साइज से छोटे पार्टिकल कितने परसेंटेज है। इसी को बोलते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लिख दूंगा मैं, अभी समझा रहा हूं, अभी मैं इसको लिख भी दूंगा कि हर छलनी से कितना प्रतिशत सॉइल पास हो रहा है, ये निकालना कहलाता है, निकाल के लिखना, चार्ट के फॉर्म में बनाना कहलाता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने कर दिया ड्राई सीव एनालिसिस। ड्राई सीव कब करते हैं, जब पार्टिकल साइज बड़ा हो और पार्टिकल आपस में चिपके नहीं, पार्टिकल आपस में जब चिपक नहीं रहे हैं तो आप ड्राई सीव एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आसानी से ये लोग
ये चीज़ें निकल जाते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव वेट क्या होता है, जैसे 40 mm का क्यूमुलेटिव वेट निकालना है। क्यूमुलेटिव वेट का मतलब है कि इसके ऊपर टोटल कितना वेट है। अगर 40 mm साइज के लिए क्यूमुलेटिव वेट आपसे पूछ रहा है तो क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि इसके ऊपर टोटल वेट कितना है। तो 40 mm के ऊपर W2 है, लेकिन क्यूमुलेटिव का मतलब 40 के ऊपर टोटल कितना है। 40 के ऊपर टोटल है W1 प्लस W2। क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल 40 से बड़े पार्टिकल कितने हैं। तो ये वाले 80 से बड़े हैं तो 40 से बड़े तो होंगे ही। तो 40 से लार्जर क्यूमुलेटिव वेट हो गया W1 प्लस W2। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव वेट, ठीक है। मेरा कीबोर्ड ऊपर आ गया तो अपना कीबोर्ड नीचे कर लो। ये ड्राई सीव क्लियर है, शुष्क चलनी विश्लेषण क्लियर है कि जब आपके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, तो हम शुष्क चलनी विश्लेषण बिना पानी का यूज किए ऊपर से पार्टिकल्स को डाल देते हैं, अपने आप छन्नी छान देती है अलग अलग साइज में। और फिर हर साइज से फाइन कितने हैं, हर साइज से बड़े कितने, ये परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पूरा मोबाइल बंद कर दो अगर बंद नहीं हो रहा। नेक्स्ट है वेट सीव एनालिसिस। 4.75 mm से कम, बिलो 4.75 mm। और चूंकि हम लोग ये वाला जो कैलकुलेशन है कोर्स ग्रेन के लिए करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहां तक करेंगे, अप टू 0.075 mm, क्योंकि 0.075 mm यानी 75 माइक्रोन से नीचे क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल। तो 4.75 से नीचे और 0.075 mm तक वेट सीव एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैन में बचा 4.75 से कम, यहाँ पे जो पैन में बच रहा है ये वाला, ये हम इन छोटी वाली छलनियों में डाल देते हैं, जिनका साइज क्या होता है, इनका साइज 4.75 से कम होता है। सबसे ऊपर 4.75 भी रख सकते हो, या कई बार 2.36 भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 4.75 रख दी थी, तो यहाँ पे कई बार जरूरत नहीं पड़ती कि भाई जब यहाँ से पास हो गया 4.75 से तो यहाँ से भी पास हो जाएगा। तो कई बार 4.75 की नीचे वाली 2.36 भी रख देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लेस देन 4.75 रखेंगे, 4.75 की बजाय 4.75 से कम रखेंगे, है ना। और यहाँ पहुँचते पहुँचते देखो इसके नीचे नीचे की क्या है, छोटी होती जा रही है साइज, तो यहाँ पे हमारी 0.075 हो जाएगी। तो सबसे ऊपर 4.75 या उससे कम, और फिर धीरे धीरे कम करते 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 लास्ट वाली छन्नी 0.075 होती है। अब कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि हो सकता है कि इसकी जरूरत ना पड़े, कई बार जरूरत पड़ भी जाती है। क्या होता है कई बार कि ये जो पैन में छोटे साइज वाली मिट्टी बची, उसको जब हम डालते हैं तो ये इससे पास नहीं हो रही होती है। पहली वाली से चलो पास हो भी जाएगी, दूसरी तीसरी चौथी से नहीं हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो आपस में चिपकी होती है कोहेजन की वजह से। तो जब कोहेजन की वजह से चिपकी हुई है, गट्ठर के गट्ठर ऐसे करके बने हुए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी पास होने में। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं। पानी डालने में क्या होता है, मिट्टी जो है वॉश हो जाती है, और जो छोटे पार्टिकल्स है पानी में घुल के वो पास हो जाते हैं। और नीचे हम लोग पैन लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी के इन्फ्लुएंस में, पानी में घुल के जो है मिट्टी पास भी हो जाएगी, जो छोटे साइज की होगी, जो पहले क्या है कोहेजन की वजह से चिपकी हुई थी, पास नहीं हो रही थी, और बड़े साइज वाली यहाँ पे क्या हो गई, सेटल हो गई। तो ऐसा जब हम ऊपर से पानी डाल के जब हम सीविंग करते हैं, तो पानी डाल के सीविंग करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेट सीव एनालिसिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताओ सभी लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, सभी लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ कि कई बार क्या होता है, छोटे साइज की जो पार्टिकल बचते हैं, जो सैंड और क्ले और सिल्ट का मिक्सचर बचता है, वो आपस में चिपक के रहता है ना, आपस में सब चिपक के रहते हैं कोहेजन की वजह से। तो जब आप ऊपर से डालोगे तो पास ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि चिपका हुआ है। फिर पानी डालेंगे तो वॉश होके क्या होगा, जो बड़े साइज का वो यहीं रह गया, छोटे साइज का यहाँ आ गया, फिर इस साइज से छोटा पास हो गया और बड़े साइज का यहीं रह गया। तो पानी की वॉशिंग से ये आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे सर सॉइल गीली हो जाएगी तो वेट करने में ज़्यादा वेट आएगा। तो जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, वॉशिंग कंप्लीट हो गई, तो इन सबको हम धूप में रख देते हैं या ओवन में रख देते हैं छन्नी को। जब ये छन्नी ओवन में ड्राई हो जाती है रखने के बाद, तब इसके ऊपर की सॉइल का वेट करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारी कई बार क्या होता है, वेट सीव एनालिसिस भी होती है। कई बार हमारी वेट सीव होती है। वेट सीव जब जरूरत पड़ेगी, जब छन्नी से छान नहीं पा रहे हैं तब जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि वेट सीव आपको देना ही है। अगर ड्राई सीव से काम चल जा रहा है, ड्राई सीविंग करने से ये भी पास हो रहा है, तो वेट सीव की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? यूपी वाले हों चाहे एमपी वाले हों, कोई भी फॉर्म भर सकता है, बस एमपी में रहना जरूरी है। इसके लिए अलग से वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट में देख लो, मेरी ही प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे, वहाँ आपको मिल जाएगी, अलग से वीडियो डली हुई है।
मेरी इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि हर छन्नी के ऊपर कितना वेट ऑफ सॉइल आया वो निकाल लेते हैं, उससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना, उससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन इससे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कर्व कैसे बनाएंगे, वो समझने से पहले ये समझो कि हर सीव के ऊपर कितना परसेंटेज सॉइल है ये निकाल लिया, हर सीव से कितना परसेंटेज सॉइल पास होगा ये निकाल लिया, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। अभी इस डेटा को हम कोर्स ग्रेन के लिए निकाल चुके हैं, लेकिन फाइन ग्रेन के लिए नहीं निकाला, है ना। जो हमने पूरी सॉइल यहाँ से डाली थी, मान लो 100 किलोग्राम, उसमें हमारी 0.075 से कम भी तो रही होगी सॉइल। तो 0.075 यानी कि कोर्स ग्रेन वाले के लिए तो कर लिया। 0.075 से 4.75 क्या होती है, सैंड। तो इधर वाला हमने सैंड के लिए कर लिया, है ना, सीव एनालिसिस। और ये वाला हमारा ग्रेवल के लिए चल रहा था, तो सैंड और ग्रेवल के लिए तो कर लिया। अभी हमने सिल्ट और क्ले का वेट निकाला क्या, सिल्ट और क्ले का वेट नहीं निकाला। तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं, फिर जब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि सॉइल में कितना ग्रेवल है, कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा इसका चार्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले बताओ कि ये क्लियर है कि 80 से 4.75 अलग कर लिया, 4.75 से 0.075 अलग कर लिया। ये दोनों मिला के हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल का अलग अलग साइज का वेट। 100 किलोग्राम में कितने कितने साइज का था। अब इसके बाद जब आप वॉशिंग करोगे तो यहां पैन से जो पानी निकलेगा, वो पानी किसको लेके निकलेगा, वो पानी अपने अंदर सिल्ट और क्ले को मिक्स करके निकलेगा। तो इस पानी को एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से पानी जा रहा है और इसके नीचे एक टैंक लगा हुआ है, सबसे नीचे वाली छलनी के नीचे। तो उस टैंक में जो पानी जा रहा है उसमें कौन कौन सी सॉइल मिक्स है, 0.075 mm से नीचे जो सॉइल है सिल्ट और क्ले मिक्स है। तो उस टैंक में पानी, सिल्ट और क्ले है, उस टैंक को ओवन में रखते हैं, बड़ा सा ओवन होता है, और ड्राई करते हैं। समझ में आया, बड़ा सा ओवन होता है, ड्राई करते हैं। तो पूरे 100 किलोग्राम सॉइल में हमारे पास सिल्ट और क्ले कहां से आ गई, उस टैंक में जो पानी कलेक्टेड था, जो इसको पूरा वॉश करके लाया था, उससे हमारे पास उसको ड्राई करके ओवन में क्ले और सिल्ट का मिक्सचर आ गया, यानी फाइन ग्रेन सॉइल वाला फ्रैक्शन आ गया। समझ में आ गई बात। कोर्स ग्रेन को हमने सीव एनालिसिस से कर लिया, और वॉश करने के बाद जो टैंक में पानी आया जिसमें क्ले और सिल्ट मिक्स था, उसको हमने सुखा लिया ओवन में। उससे जो मिट्टी मिली, उस टैंक के अंदर जो सूखी हुई मिट्टी मिली सुखाने के बाद, उस मिट्टी को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस मिट्टी को हमने कलेक्ट कर लिया। अब उसका जो हमारा एनालिसिस होगा, उसका जो ग्रेन साइज एनालिसिस होगा, यानी सिल्ट के साइज, किस किस साइज की सिल्ट है, किस किस साइज की क्ले है, कितना वेट है, ये आपको पता चलेगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस से। किससे पता चलेगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस से, यानी अवसादन विश्लेषण से। तो वो वाला पार्ट जो पैन में बचा हुआ था, या जो टैंक में हमने कलेक्ट किया था, जिसको सुखा लिया था, उस वाली मिट्टी को हम लेके आएंगे, और या तो पिपेट विश्लेषण और या तो हाइड्रोमीटर विश्लेषण, पिपेट या फिर हाइड्रोमीटर विश्लेषण, दोनों में से किसी एक विश्लेषण से हम लोग उसके साइज को निकालेंगे, और कितना वेट सिल्ट का है, कितना वेट जो है आपका किसका है, कितना वेट आपका क्ले का है, ये निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो दोनों ही जो मेथड होते हैं वो किस पे बेस्ड हैं, दोनों ही मेथड अवसादन विश्लेषण पे बेस्ड हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसने दी थी, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोक्स ने दी थी। स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है हमारा कौन सा एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब ये स्टोक्स लॉ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। पहले आप मेथड समझ लो, फिर स्टोक्स लॉ बता दूंगा क्या होता है। तो दोनों ही मेथड, चाहे वो पिपेट हो चाहे वो हाइड्रोमीटर हो, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, पिपेट और हाइड्रोमीटर। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, हाइड्रोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है। हाइड्रोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें पूरा काम डिवाइस मेजरमेंट से होता है। और ये वाला कौन सा है, ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसमें सारा मेजरमेंट मैनुअली होता है, मतलब इंसान खुद मैनुअली सारा मेजरमेंट करता है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा, इंसान का मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा या फिर कोई डिवाइस या किसी मशीन का एक्यूरेट होगा, बताओ। जैसे कि दूध की शुद्धता को, हमारे घर में तो कुछ आंटियां हैं, शर्मा जी की जो हैं, शर्मा जी की वाइफ है ना, हमारा दोस्त है शर्मा, तो उनके पापा भी शर्मा ही होंगे, तो शर्मा जी की वाइफ या शर्मा की मम्मी भी बोल सकते हैं। तो मेरा दोस्त शर्मा है, उसकी मम्मी दूध को देख के बता देती हैं ये दूध प्योर है
इसमें इतना पानी मिला है, ये दूध ज़्यादा प्योर है, ये दूध कम प्योर है, इसमें इतना पानी मिला है, इसमें इतना पानी मिला है, इसमें पानी नहीं मिला है। लेकिन अगर शर्मा जी की आंटी से पूछने के बजाय हम लोग उसको लैक्टोमीटर से टेस्ट करें दूध को, तो लैक्टोमीटर ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा, है ना। तो इंसान जब भी कभी मेजरमेंट करता है तो ये शर्मा जी की वाइफ मेजर कर रही हैं पिपेट एनालिसिस में, और यहाँ पे हमारा लैक्टोमीटर की तरह ही एक हाइड्रोमीटर होता है, वो मेजर कर रहा है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ आती है। अब दोनों का आप मेथड समझो कि पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड में होता क्या है, होता क्या है ना। अरे दिख जाता है, लेकिन 1 लीटर में कितना पानी मिला, 100 ml मिला या 110 ml मिला या 120 ml मिला, तुमको दिख जाता है शांति गणेश, या तुम ही मिलाते हो। सुबह 8 बजे जो जाता है दूध देने, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से भी कोई आके ज्वाइन कर लिया, सर हमें तो दिख जाता है हम कितना मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, हाँ। ऐसा तो नहीं कि बीच में पैसा खाते हो कि हम सिविल इंजीनियर हैं सारा काम कर लेंगे, हमसे पूछो कितना मिलाते हैं, दिखे ना आंखों से। तो ये भी पार्ट टाइम जॉब तो नहीं हम लोग कर रहे हैं ऐसा। सुनो अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। हम लोग जो मिट्टी यानी कि सिल्ट और क्ले का जो मिक्सचर हमारे पास पैन में बचा, वो बहुत फाइन होगा, है ना, उसका साइज बहुत छोटा छोटा होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उस मिट्टी का कुछ वेट, मान लो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, जितना भी वेट पैन में बचा उसको हम डाल देंगे किसमें, उसको हम एक फ्लास्क में डाल देंगे। इस फ्लास्क का वॉल्यूम जनरली 1 लीटर होता है। इस फ्लास्क का वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम जनरली 1 लीटर होता है, बट होने को कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। जनरली जो वी की वैल्यू है वो 1000 लीटर, लीटर को आप सीसी भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने 1000 सीसी के पानी में, इस फ्लास्क में 1000 सीसी पानी लिया और उसमें वो मिट्टी डाल दी 50 ग्राम। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि किसी भी अगर लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड डाल दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई खास अंतर आता है क्या? किसी भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड डाल दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई खास अंतर आता है क्या? बताओ। कोई खास अंतर नहीं आता। जैसे पानी है, पानी में नमक डाल दोगे, चीनी डाल दोगे तो वॉल्यूम में कोई खास अंतर नहीं आता। तो अगर इसमें मैं 50 ग्राम सॉइल डाल दूंगा तब भी इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 सीसी रहेगा। लेकिन इसकी क्या चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, गामा डब्ल्यू इसका यूनिट वेट था। जब ये क्या था, पानी था, प्योर वाटर था, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट 9.81 था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, जैसे इसमें मैंने मिट्टी डाली, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर जैसे ही डाला और उसको मिलाया, इसका यूनिट वेट बदल गया। और ये क्या बन गया, ये पानी से, ये लिक्विड से क्या बन गया, सस्पेंशन बन गया। अब ये लिक्विड नहीं रहा, अब ये सस्पेंशन बन गया। तो पहले इसका यूनिट वेट क्या था, गामा डब्ल्यू था। पहले इसका यूनिट वेट, बिफोर इसका यूनिट वेट क्या था, बिफोर ये था वाटर, पहले ये था वाटर, यानी इसका यूनिट वेट गामा डब्ल्यू था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, जैसे ही इसमें मैंने स्मॉल डब्ल्यू किलोग्राम या स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, क्योंकि किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम मैंने इसमें यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या डाला, वो जो हमारा पैन में सिल्ट और क्ले बचा था उसमें से 50 ग्राम लेके डाल दिया, 100 ग्राम लेके डाल दिया, तो ये क्या हो गया, आफ्टर ये, अब ये वाटर नहीं रहा, आफ्टर इसका नाम हो गया सॉइल सस्पेंशन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? और इसका यूनिट वेट क्या हो गया, गामा एसएस, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सस्पेंशन। क्या ये गामा डब्ल्यू से ज्यादा होगा या गामा डब्ल्यू से कम होगा, बताओ। क्या ये गामा डब्ल्यू से ज्यादा होगा, गामा डब्ल्यू से कम होगा? भाई सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। पहले ये 1000 सीसी था वॉल्यूम, ठीक है। इसका वेट कितना रहा होगा, मान लो इसका वेट 1000 ग्राम रहा होगा, 1 किलो रहा होगा पानी का वेट, क्योंकि पानी का क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी, यूनिट वेट होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो 1 सीसी में 1 ग्राम, तो 1000 सीसी में कितना वेट रहा होगा, 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम पानी रहा होगा। अब मैंने इसमें 50 ग्राम सॉलिड डाल दिया तो वेट कितना हो गया, 1000 ग्राम का पानी था, 50 ग्राम सॉलिड और आ गया, 1050 ग्राम वेट हो गया। 1050 ग्राम क्या हो गया, इसका वेट हो गया। वॉल्यूम कितना था, मैंने बोला वॉल्यूम में कोई खास अंतर नहीं आता है, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा 1000। तो अब कितना हो गया, 1.050 ग्राम पर सीसी। समझ में आया कि गामा डब्ल्यू पहले 1 ग्राम पर सीसी था, लेकिन जब हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने जब इसमें सॉइल डाल दिया तो इसका यूनिट वेट कितना हो गया, बताओ। इसका यूनिट वेट कितना हो गया, बोलो बोलो भाई।
1 ग्राम पर सीसी था, और जब मैंने इसमें 50 ग्राम का सॉइल डाल दिया, कितना डाल दिया, 50 ग्राम का सॉइल, फॉर एग्जांपल 50 मान लो, 100 डालेंगे तो फिर 100 के हिसाब से बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 50 डाल दिया, तो सस्पेंशन का यूनिट वेट कितना हो गया, 1.05 ग्राम पर सीसी। कितने लोगों के समझ में आ गया कि पहले 1000 सीसी यानी 1000 ml क्या था, पानी था। वाटर का यूनिट वेट होता है 1 ग्राम पर सीसी, तो 1000 ml में कितना पानी रहा होगा, 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम रहा होगा। फिर मैंने इसमें 50 ग्राम सॉइल डाल दी, तो इसका वेट कितना हो गया, 1000 ग्राम पानी, 50 ग्राम क्या सॉइल, 1050 ग्राम वेट हो गया। वॉल्यूम इसका उतना ही रहेगा, है ना, वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो 1050 अपन वॉल्यूम में उतना ही 1000 हो गया, तो कितना हो गया यूनिट वेट, 1.05 ग्राम पर सीसी हो गया। 1.050 बोल सकते हो, 1.050। ये कितने लोग को समझ में आ गया, 1.050 कितने लोग को जल्दी से बताओ समझ में आ गया ये? तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां से, जैसे ही मैंने इसमें यहाँ पे सॉइल मिलाया, अगर मैं यहाँ से अगर इस पूरे सस्पेंशन को निकाल लूँ और इस पूरे सस्पेंशन में मैं चेक करूँ कि इसका यूनिट वेट कितना है, तो 1.050 होना चाहिए, है ना। तो इसको चेक करने की दो विधियाँ हैं, इस 1.050 को चेक करने की दो विधियाँ हैं। पैन है सबसे नीचे, पैन वैन गया खत्म, पैन उसमें था, पैन किस में था, पैन था सीव एनालिसिस में। पैन जो नीचे था सीव एनालिसिस में, उस पैन की मिट्टी को सुखाया ओवन में, और उससे हाथ में लिया 50 ग्राम मिट्टी, या किसी एक कटोरी में लिया 50 ग्राम मिट्टी, और उस कटोरी की मिट्टी को उसमें डाल दिया। अब यहाँ पैन वैन नहीं है, ये जार है, ये पूरा एक जार है, और इस जार में कितना पानी भरा हुआ है, 1000 सीसी का पानी भरा हुआ है, ठीक है। पैन यहाँ नहीं होता है, पैन वहाँ था सीव एनालिसिस में, सीव एनालिसिस में पैन था, इसके नीचे पैन लगा होता है। जैसे ये वाला पैन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से जितनी भी सॉइल 4.75 की सॉइल, नीचे की सॉइल इस पैन में कनेक्ट हुई, और ये वाली मिट्टी हमने इसके ऊपर डाल दी थी, फिर यहाँ से पास होके नीचे वाले पैन में कलेक्ट हुआ। चूंकि ये वेट एनालिसिस थी, तो नीचे वाले पैन में पानी और मिट्टी का मिक्सचर कलेक्ट होगा, और वो नीचे वाले पैन को हम ओवन में रख देंगे, सुखा लेंगे, उस मिट्टी से हम 50 ग्राम निकालेंगे, और उस 50 ग्राम मिट्टी को हम यहाँ डाल देंगे। अब समझ में आया, समझ में आया, क्लियर। तो उससे हमने चाहे हाथ में ले लिया, चाहे हमने किसी एक प्लेट में ले लिया, चाहे हमने किसी भी चीज़ में ले लिया, यार किसी भी एक चीज़ में हमने मिट्टी ली और उस मिट्टी को डाल दिया, पैन कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने इसको घोल दिया। अब इसको दो तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो हम यहाँ से 10 ml का क्या खींचें, यहाँ से हम लोग, एक स्टैंडर्ड होता है कि यहाँ से हम लोग 10 ml का सैंपल खींच लें, और वो 10 ml सैंपल खींचने के लिए क्या होता है, 10 ml सैंपल खींचने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पिपेट विश्लेषण। क्या होता है, 10 ml सैंपल खींचने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पिपेट विश्लेषण। आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री के लैब में ऐसे करके देखा है, ऐसे करके एक डिवाइस होती है, कभी अगर आप केमिस्ट्री की लैब में गए हों, कभी अगर आप केमिस्ट्री की लैब में गए हों, यहाँ पे ऐसे करके मार्क बना होता है, ऐसे करके एक डिवाइस होती है, यहाँ से ओपन होगी और यहाँ से भी हल्का सा ओपन होती है। देखा है आपने केमिस्ट्री की लैब में, जिससे आप एसिड या बेस मुंह से खींचते हो टाइट्रेशन के लिए, देखा है आप लोगों ने, ऐसे करके। इसको हम क्या बोलते हैं सर हिंदी में, ये हिंदी नहीं लिखी क्या, पिपेट विश्लेषण, हाइड्रोमीटर विश्लेषण, ये क्या इंग्लिश लिखी हुई है क्या, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं, लेना हो तो गुरचरण सिंह से पढ़ लो, वैसे तो मैं सब पढ़ा ही रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं पिपेट।
इस पिपेट में एक सिंपल सा रूल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पिपेट, लो लिख लिया हिंदी में, है ना। इसमें एक सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर आप इससे कोई भी सैंपल खींचोगे, मान लो हमने यही वाला सैंपल खींच लिया, जो पानी का हमने सैंपल बना रखा था, इसको अगर हम इससे खींचेंगे भी तो कितना वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ तक, इस निशान तक खींचना होता है, इस निशान के ऊपर नहीं, यहाँ तक खींचेंगे तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, 10 ml। अच्छा, खींचने के बाद ऊपर यहाँ से हाथ लगाना होता है, खींचने के बाद ऐसे यहाँ पे हाथ लगाना होता है ताकि ये जो पानी है ये नीचे की तरफ से ऐसे फ्लो होके गिर ना जाए, है ना, ये नीचे की तरफ ऐसे फ्लो होके गिर ना जाए, ऐसे हाथ लगा के वैक्यूम क्रिएट करना होता है। तो 10 ml का हम लोग क्या निकालते हैं, पानी निकाल लेते हैं, और उस 10 ml के पानी को निकाल के हम उसमें देखते हैं कितना सॉलिड है। देखो 10 ml में पानी में कितना वेट ऑफ पानी होगा, 10 ml का सस्पेंशन है तो पानी का वेट तो उसमें कितना होगा, पानी का वेट तो 10 ग्राम होगा ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सॉलिड का वेट कितना है वो देखने के लिए इसको कटोरी में डालेंगे, इस पूरी चीज को एक कटोरी में डालेंगे, उस कटोरी को ओवन में रख देंगे, तो ओवन में ड्राई होने के बाद सॉलिड का वेट निकल आएगा। तो 10 ग्राम तो पानी का वेट रहा ही होगा 10 ml में, प्लस उस सॉलिड का वेट, तो 10 ग्राम पानी प्लस जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो 0.02 ग्राम सूखने के बाद सॉलिड का वेट आया। मतलब इस पूरे पानी को एक कटोरी में डाला, कटोरी को ओवन में रखा, जब वो ड्राई हो गई तो सॉलिड का वेट ले लिया, तो सॉलिड का वेट जो इसमें सॉलिड था उसका वेट ड्राई होने के बाद 0.02 ग्राम आ गया। कितना ml था ये, 10 ml था, तो 10.02 अपॉन 10 1.002 ग्राम पर cc क्या हो गई, इसकी डेंसिटी हो गई। अगर ये 0.05 आता तो क्या हो जाता, 1.05 हो जाता। समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, क्लियर क्लियर, बोलो बोलो भाई, हमने 50 ग्राम लिया था तो 1.05 आ जाता, यस और नो, बोलो भाई। इस 10 ml में कितना आता, 1000 ml में हमने 50 ग्राम डाला है तो 10 ml में कितना सॉलिड आएगा, 1000 में 50 तो 100 में 5 ग्राम, तो 10 में 0.5 ग्राम, तो 10 ग्राम वाटर हो गया, प्लस 0.5 ग्राम क्या है इसमें सॉलिड आएगा। शुरुआत में अगर लोगे तो 0.5 ग्राम पक्का आएगा। जैसे ही घोला खींच लिया, इक्वल पहले घोल देना है अच्छे से, इक्वली घोल दिया तो 1000 ml में 50 ग्राम सॉइल थी, तो 10 ml में कितना आ जाएगा, 0.5 ग्राम सॉलिड आ जाएगा। चेक करने के लिए इसको जैसे पिपेट से निकाला, पिपेट से निकालने के बाद हमने कटोरी में डाल दिया, इस पूरे सैंपल को कटोरी में डाल दिया, तो सैंपल में पानी का वेट कितना होगा, 10 ml सैंपल है तो पानी का वेट कितना होगा बताओ, 10 ml सैंपल है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का वेट कितना होगा, 10 ग्राम। अब इसमें जो सॉलिड है, भाई आपने सैंपल खींचा है ना, इसमें सॉलिड जो है उसका वेट कैसे आएगा, तो इन सॉलिड का वेट निकालने के लिए हम पहले 10 ml जो हमने खींचा इस पानी को हम एक कटोरे में डाल देंगे। वो जो ओवन ड्राइंग मेथड में कटोरी देखी थी ना, उस कटोरी में डाल देंगे, और इस पूरे पानी को हम किस में रख देंगे, ओवन में रख देंगे। ओवन में रखेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, सॉलिड बचेगा, तो इस कटोरी को वेट कर लेंगे, सॉलिड का वेट आ जाएगा, है ना। तो सॉलिड का वेट मान लो 0.5 ग्राम आ गया, तो 10 ग्राम पानी था इसमें, क्योंकि 10 ml अगर सॉल्यूशन है तो पानी का वेट कितना होगा, 10 ग्राम होगा, और सॉलिड का वेट कितना आ गया, ओवन ड्राइंग मेथड से 0.5 ग्राम मिल गया, टोटल वेट इतना हो गया, अपॉन सैंपल कितना था हमारा, वॉल्यूम 10 ml का था, तो 10.5 अपॉन 10 1.05 ग्राम पर cc क्या आएगी। जब आप शुरुआत में जैसे ही आपने घोला उस समय जब आप पिपेट से खींचोगे आपको ये मिलेगा। ठीक, पहले बताओ इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, क्विकली टेल मी, इतना समझ में आ गया कि पिपेट का कॉन्सेप्ट क्या है, पिपेट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। चलिए अब दूसरी चीज देखिए, अगर ये समझ में आ गया पिपेट का कॉन्सेप्ट कि भैया पिपेट से हम सैंपल को निकालते हैं, उस सैंपल को हम लोग कटोरे में डालते हैं, एक ओवन ड्राइंग बाउल में डालते हैं, उस बाउल को हम क्या करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं। ओवन ड्राई करके किसका वेट निकाल लेते हैं, सॉलिड का वेट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया वाटर का वेट तो 10 ml में 10 ग्राम ही होगा, प्लस सॉलिड का वेट, जो सॉलिड इसमें था उसका वेट, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 10 ml, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सस्पेंशन। स्टार्टिंग में ये इतना ही आता है, जितना आपके टोटल सैंपल का होगा उतना ही ये होगा। सर ओवन में कौन सैंपल, इसी सैंपल को रखेंगे, इस सैंपल को पिपेट से खींचा, एक कटोरे में डाला, ओवन में रख दिया, और ओवन में क्या किया, जब ड्राई हो गया, पानी उड़ गया तो सॉलिड का वेट निकाल लिया।
सॉलिड का वेट हमें पता चल गया, और इस 10 ml के सैंपल में पानी का वेट पता ही है, पानी का वेट 10 ml पानी, तो पानी का वेट कितना होगा 10 ग्राम, 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो पानी 10 ग्राम था, सॉलिड का वेट हमें 0.2 ग्राम पता चल गया या 0.5 ग्राम, उससे हमें निकल आया इसकी डेंसिटी, है ना। वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 10 ml, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1.05 आता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा कि पहले जब आपने मिक्स किया था तो बड़े वाले पार्टिकल, छोटे वाले पार्टिकल और भी छोटे वाले पार्टिकल, देखो ये बड़े वाले पार्टिकल, इन बड़े वाले पार्टिकल को मैं हरे कलर से दिखा देता हूँ, ये हरे कलर से, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये बड़े वाले पार्टिकल है ना, ये बड़े वाले पार्टिकल, और ये लाल वाले छोटे वाले पार्टिकल, और उनसे भी छोटे ब्लैक वाले पार्टिकल, उनसे भी छोटे ब्लैक वाले पार्टिकल। क्या स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब स्टार्टिंग होगी, स्टार्ट में ये सारे सस्पेंशन में ही होंगे, कोई भी ज़मीन पे ऐसे करके इस फ्लास्क के बॉटम पे बैठा नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल आके बैठ नहीं गया होगा, समझ पा रहे हैं, कोई भी पार्टिकल आके बैठ नहीं गया होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, बताओ भाई। स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट में जब आपने जस्ट घोला होगा तो सारे पार्टिकल इस सस्पेंशन में ही होंगे, कोई भी आके, जैसे आप कभी भी शरबत को मिलाते हो, जस्ट जब मिलाया होता है तो उस समय चीनी आके बैठती नहीं है, थोड़ी देर में बैठती है, 1-2 सेकंड 3 सेकंड बाद बैठती है। तो जस्ट आपने जैसे ही घोल बनाया, वैसे ही अगर इसको आपने इससे 10 ml निकाल लिया, किससे, पिपेट से निकाल लिया, तो इसका जो यूनिट वेट है, पिपेट में जो आएगा वो सेम आएगा, क्लियर, सेम आएगा, समझ में आ रहा है, इसमें जो यूनिट वेट आएगा और जो पिपेट में आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मान लो कि हमारा 60 सेकंड बीत गया, कितना सेकंड बीत गया हमारा, 60 सेकंड जो है बीत गया, 1 मिनट बीत गया, ठीक है, हमारा 60 सेकंड बीत गया। तो 60 सेकंड बीतने के बाद क्या होगा, कुछ जो बड़े पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, यस और नो, जो बड़े वाले पार्टिकल है, जो हरे वाले पार्टिकल हैं, ये बड़े वाले पार्टिकल जो है वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, यस और नो, ऐसे करके यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, है ना। तो छोटे वाले सिल्ट के पार्टिकल और क्ले के सारे पार्टिकल वो यहाँ पे रह जाएंगे। तो ओनली सिल्ट का मतलब बड़े, जो बड़े वाले सिल्ट के पार्टिकल हैं वो चले गए, और छोटे वाले सिल्ट के पार्टिकल और क्ले के पार्टिकल वो सस्पेंशन में रहेंगे। बड़ा वाला सिल्ट यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 75 माइक्रोन वाला, 70 माइक्रोन वाला, 65 माइक्रोन वाला यहाँ सेटल हो जाएगा, बट 60 माइक्रोन से नीचे यहाँ पे रह जाएगा, या मतलब कुछ भी, फॉर एग्जांपल 50 माइक्रोन से नीचे यहाँ पे रह गया, या फिर 55 माइक्रोन से, मतलब कुछ बड़े पार्टिकल यहाँ पे जमा हो गए, 75, 70, 65, बाकी छोटे वाले यहाँ पे रह गए, ठीक है। अरे इसका नाम है पिपेट मेथड, पिपेट मेथड बता रहा हूँ अभी, पूरे मेथड का नाम है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, बता तो चुका हूँ, सोते रहते हो क्या। अब देखो, ये जो आपका पार्टिकल, ये जो आपका है पूरा, ये जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, इस पूरे जोन में क्या है, अब बड़े वाले पार्टिकल नहीं है। अब यहां से आप 10 ml निकालोगे, 10 ml निकालोगे यहां से इस पिपेट में 10 ml, तो क्या आपको 0.5 ग्राम सॉलिड मिलेंगे इसमें, या फिर आपको 0.5 से कम ग्राम सॉलिड मिलेंगे, जल्दी बताओ, 0.5 ग्राम सॉलिड मिलेंगे या 0.5 से कम मिलेंगे, बताओ बताओ क्विकली, जल्दी से बताओ, कि अगर आपने पहले यहां से निकाला था, मान लो आपने इस डेप्थ से निकाला था, मान लो यहां से आपने सैंपल निकाला, ये आपकी हाइट थी HE, बताओ, थोड़े टाइम के बाद जब आप निकालोगे तो आपको 0.5 ग्राम से कम मिलेगा वेट, मतलब कि अब सस्पेंशन का जो यूनिट वेट है
अब सस्पेंशन का जो यूनिट वेट है वो क्या आएगा, अब सस्पेंशन का जो यूनिट वेट है वो क्या आएगा, वो कम आएगा, है ना। पहले 1.05 आया था, अब हो सकता है 1.03 आ जाए, है ना, या 1.02 आ जाए। तो जो आपका 1.05 था वो 1.04, फिर 1.03, फिर 1.02, ऐसे करके आपका कम होता जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे आपका इस हाइट HE हाइट पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज ऑफ पार्टिकल छोटा हो रहा है, यस और नो, है ना। पहले यहाँ पे बड़े वाले पार्टिकल भी थे, उससे छोटे भी थे, उससे छोटे भी थे। अब क्या हुआ, अब थोड़ा टाइम 60 सेकंड आगे बढ़ा तो बड़े वाले पार्टिकल यहाँ से हट गए, ये लाल वाले और ये वाले हैं। तो हर किसी भी एक टाइम के बाद क्या होगा कि किसी साइज वाला पार्टिकल यहाँ पे बचेगा, बाकी उससे बड़े साइज वाले नीचे निकल जा चुके होंगे, उससे छोटे वाले अभी भी सस्पेंशन में होंगे। तो अब हमें बस ये निकालना है कि किसी भी टाइम t में अगर हम यहाँ से पिपेट से 10 ml निकालते हैं, किसी भी टाइम t में पिपेट से 10 ml निकालते हैं, तो यहाँ पे किस साइज का पार्टिकल उस समय होगा, है ना, किस साइज का पार्टिकल उस समय होगा किसी भी टाइम t पे। समझ में आया, समझ में आया। अब हमें बस ये निकालना है। थोड़े टाइम अगर हम और बाद में बात करें, आफ्टर कोई एक डेफिनेट टाइम मैंने लिख दिया 11.6 आवर्स, तो इस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल, सारे सिल्ट के पार्टिकल डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्ले वाला बचेगा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 2 माइक्रोन होगा। हो सकता है यहाँ पे इस समय 60 माइक्रोन वाला पार्टिकल रहा हो। तो किसी भी टाइम पे कितने साइज वाला पार्टिकल यहाँ पे रहेगा हमें ये निकालना है। किसी भी टाइम पे कितने साइज वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा वो हमें निकालना है। और फिर हम ये निकालेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने साइज वाला पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, तो हम ये निकालेंगे कि भैया इससे नीचे कितने पार्टिकल पास हो गए, है ना, कितना वेट ऑफ द पार्टिकल पास हो गया। समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से आपका वेट कम हो रहा है उतने ही वेट के पार्टिकल यहाँ से पास कर जा रहे हैं। जैसे मान लो कि पहले 0.5 ग्राम आपका वेट आया था, है ना, 10 ml निकाला था, तो यहाँ सॉलिड का वेट कितना आया था, 0.5 ग्राम आया था कि नहीं। थोड़े टाइम के बाद यहाँ से जब हमने सॉलिड का वेट निकाला तो 0.3 ग्राम ही आ रहा है। इसका मतलब 0.2 ग्राम कहाँ चला गया, यहाँ पे पहले 0.5 ग्राम आ रहा था सॉलिड, फिर हमने यहाँ से निकाला और ओवन में टेस्ट किया तो उस ओवन में वेट कितना आया सॉलिड का, 0.3 ग्राम आया। इसका मतलब 0.2 ग्राम कहाँ चला गया, नीचे चला गया। थोड़े टाइम के बाद और यहाँ से निकाला हमने पिपेट में सैंपल, उसको हमने ओवन में रखा, उस 10 ml के सैंपल को, उसमें 0.1 ग्राम ही आ रहा है सॉलिड, मतलब 0.4 ग्राम कहाँ चला गया, पास हो गया। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, किसी एक साइज के पार्टिकल पास हो रहे हैं। अब बस हमें यह निकालना है कि कितना परसेंट पास हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, क्लियर। जैसे छन्नी के ऊपर कितना परसेंट सॉइल आ जा रहा है, वैसे इस लेवल से कितना परसेंट पास कर जा रहा है ये निकालना है। तो देखिए पिपेट में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिपेट में कैसे निकालते हैं, फिर हाइड्रोमीटर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पिपेट में देखते हैं कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोमीटर में देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि कोई पार्टिकल ये टॉप से यहां तक किसी एक टाइम t में पहुंचा है, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। मान लो t टाइम में ये बड़े वाले पार्टिकल इतनी हाइट को क्रॉस करके नीचे निकल गए, ये टाइम कितना हो जाएगा बताओ, ये टाइम हो जाएगा t। तो टाइम t में अगर HE हाइट ट्रेवल कर रहा है कोई पार्टिकल ट्रैवलिंग HE इन टाइम t, तो मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, HE/t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई पार्टिकल t टाइम में इस HE हाइट को क्रॉस कर गया, अब वो पार्टिकल यहां से सैंपल लोगे तो नहीं मिलेगा। यही तो मतलब हुआ ना कि किसी साइज का पार्टिकल, मान लो हमने 60 सेकंड बाद यहां से सैंपल लिया, कहां से, इस HE हाइट से सैंपल लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि जिस हाइट से हमने सैंपल लिया वहां पे कौन सा पार्टिकल उसके नीचे चला गया, कौन सा पार्टिकल इससे पास हो गया। तो कैसे पता चलेगा, उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि भैया t टाइम में कोई पार्टिकल ने HE अगर हाइट ट्रैवल करी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, HE/t हो जाएगी। समझ में आया। तो मतलब t टाइम में ये वाला पार्टिकल किसको क्रॉस कर देगा, जहां से हम सैंपल ले रहे हैं उसको क्रॉस कर देगा। और t टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी है, HE/t वेलोसिटी है, ये पार्टिकल हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल HE को क्रॉस कर गया।
हम उस लेवल पे निकाल ही नहीं पाएंगे, उससे छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से टी टाइम पे ये वाला पार्टिकल का साइज जो है वो यहां से पास हो चुका है, इस लेवल से पास हो चुका है ना। इसके छोटे पार्टिकल सस्पेंशन में है, इससे बड़े नहीं है। अब इसको एज पर स्टोक, इसी वेलोसिटी को स्टोक ने क्या बोला, स्टोक ने ये बोला कि अगर इस पार्टिकल का साइज क्या हो, अगर इस पार्टिकल का साइज 0.0002 002 नहीं 0.0002 mm से 2 mm के बीच में है, यानी टू बी वेरी स्पेसिफिक 0.2 माइक्रोन से लेके 2 mm के बीच में है। 0.2 माइक्रोन से अगर 2 mm के बीच में है तो इस इक्वेशन की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, g/18 म्यू इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता ऑफ, विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता किसकी, वाटर की। रो एस क्या है, रो एस क्या है, सॉइल सॉलिड की डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। और जी आपको पता है रो डब्ल्यू वाटर का है डेंसिटी, और डी क्या है, डी है डाया ऑफ पार्टिकल जो कि पास कर जाता है किस हाइट को, एच ई हाइट को। अगर टी टाइम में एच ई हाइट को पास कर जाता है तो डाया ऑफ पार्टिकल है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप। अब मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन सेम ही चीज बता रही है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही वेलोसिटी बता रही हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। एच ई हाइट को किसी ने टी टाइम में ट्रेवल किया, अगर हमने 60 सेकेंड बाद सैंपल लिया, पहले हमने सैंपल लिया उसका यूनिट वेट कितना आया था 1.05, फिर मैं टी टाइम के बाद सैंपल लिया तो उसका कितना यूनिट वेट आया वो देखना है हमें। तो एच ई बाई टी हमारा हो जाएगा g/18। इस g को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो रो एस इंटू जी और रो डब्ल्यू इंटू जी क्या बन जाएगा, रो एस इंटू जी और रो डब्ल्यू इंटू जी बन जाएगा गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन 18 म्यू इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से d कितना आ जाएगा, यहां से d आ जाएगा 18 म्यू अपॉन गामा एस, यहां से गामा डब्ल्यू जरा बाहर लो, गामा डब्ल्यू बाहर लोगे तो गामा एस बाई गामा डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस बन जाता है -1। ठीक है, ये 18 बाई म्यू इधर आ गया इंटू एच ई बाई टी। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट, समझ में आ रहा है, बोलो ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है बताओ, वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है म्यू बताओ, 1 सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज है ना, और 1 सेंटीपॉइज का मतलब 10⁻⁻² पॉइज। पॉइज को हम लोग, पॉइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइज को हम लोग बोल सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, है ना, विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, 10⁻⁻² पॉइज, है ना। किलोग्राम पर मीटर सेकंड में लिखना है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड में लिखना है तो 10⁻³ हो जाता है, लेकिन हम ग्राम में लिख रहे हैं। अच्छा, गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा डब्ल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सीसी, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर में हो गया। जीएस क्या होता है, सॉइल सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 2.67 होती है, 2.67 होती है, ये भी हम पुट कर देते हैं। और कुछ रखना है क्या, और कुछ नहीं रखना है, सब पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जो डायमीटर आ जाएगा, ये जो हमारा डायमीटर आ जाएगा, ये डायमीटर हमारा आ जाएगा, पूरी वैल्यू रखेंगे तो देखो 1.05 आ रहा होगा। एक बार मैं निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देख लेता हूँ।
ये 1 ग्राम पर सीसी तो उसमें होता है ना, रो में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रो इंटू जी, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू जी। गामा डब्लू को हम लिख सकते हैं रो डब्लू इंटू जी। रो डब्लू 1 ग्राम पर सीसी होता है, और जी कितना होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 981। तो पूरी वैल्यू 981 आ जाएगी, है ना, 981 आ जाएगी। तो यहाँ 981 पुट कर देना इसको, 981, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो किस में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये 981 आ जाएगा सीजीएस यूनिट में, और जी आपका हो जाएगा 2.67 रख दो। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ से वैल्यू आ रही है, कोई निकाल के बताएगा मुझे जल्दी से, 1.05 आती है शायद। 9.81 तो देखो उसमें होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यहाँ सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना हो जाएगा 981। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 18 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 981 0.0105 इंटू अंडर रूट HE/T सेंटीमीटर। अगर इसको आप mm में कन्वर्ट करना चाहोगे तो mm में कितना हो जाएगा, 0.105, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.105 अंडर रूट HE/T। तो HE आपको पता है किस डेप्थ से आप सैंपल ले रहे हो। टाइम आप नोट कर लो जहां से आप सैंपल ले रहे हो, 1 मिनट बाद ले रहे हो तो टाइम टी को 60 सेकंड रख दो। तो जब आप HE और टी की वैल्यू को रख दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस डायमीटर का पार्टिकल उस डेप्थ से पास कर रहा है, किस डायमीटर का पार्टिकल उस डेप्थ से पास कर रहा है। समझ में आ गया। 9.81 इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग सारी चीजें सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं ना। या एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप इसको ना मीटर पर सेकंड में निकाल लो। चलो एक काम करो, इस पूरी वैल्यू को मीटर पर सेकंड में निकाल लो, MKS में निकाल लो, वैल्यू वही आएगी। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो म्यू को आप लिख लो 1 सेंटीपॉइस यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर सेकंड, MKS में निकाल लो, बात घूम फिर के वहीं आएगी। गामा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलोमीटर में 9.81 होता है, किलोमीटर में 9.81 होता है। जीएस को रख दो 2.67, तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसा डायमीटर निकाल लो, बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। सो ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 9810 डिवाइड बाई 2.67 माइनस 1। तो यहाँ से आ रहा है 0.00105, 0.00105 इंटू अंडर रूट HE/T, 0.00105 इंटू HE/T। एक बार देख लेना, यही आ रहा है ना। एक बार चेक करो, यही आ रहा है।
तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा पिछली बार मैंने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस बार कर देता हूँ, थोड़ा गलत फॉर्मूला आ गया था, इस बार 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1.05 अंडर रूट एच ई बाई टी ये आएगा। 1.05 अंडर रूट एच ई बाई टी mm। यहाँ एच ई मीटर में रखना है और टी आपको सेकंड में रखना है, ठीक है। इतना mm या फिर इतना मीटर, ये आपका मीटर में है अगर आपको मीटर में निकालना है, और मीटर से अगर आपको यहाँ भी एच ई आपको मीटर में रखना है और टी को आपको सेकंड में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा mm में। तो दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले में आप रख सकते हो। क्वेश्चन किससे आता है? क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आता है। आपको एच ई दे देगा, टी दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा डायमीटर है। स्टोक्स लॉ के हिसाब से कौन सा डायमीटर है, इसी को हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ फॉर डायमीटर ऑफ पार्टिकल। इसी से आपका डायमीटर आता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, जैसे हमने वहाँ कहाँ पे, जैसे हमने छलनी वाले में देखा था कि भैया कितना परसेंटेज पास हो गया, ये छलनी वाला कहाँ गया, इसमें हमने यहाँ देखा था कि भैया इसके ऊपर कितना परसेंटेज रिटेन हो गया और बचा हुआ इससे पास हो गया। जैसे 20% रिटेन हुआ तो 80% पास हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से कितना परसेंट पास हो गया था, इससे कितना परसेंट फाइन हो गया था। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला। उसके लिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला। परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसके लिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला। परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला क्या आता है? परसेंटेज फाइनर एन हो जाता है आपका सी टी बाई सी नॉट इंटू 100%। सी टी बाई सी नॉट क्या होता है? सी टी बाई सी नॉट क्या होता है? जैसे मान लो किसी भी एक टाइम टी पे 60 सेकंड में, 1 मिनट में आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का मतलब पिपेट से आपने सैंपल निकाला। तो एट एनी टाइम टी जिसमें आपने सैंपल लिया, मान लो 1 मिनट में लिया, 2 मिनट में लिया, कितने भी टाइम में लिया, सैंपल एट एनी टाइम टी आपने लिया, तो उस सैंपल में जितना वेट ऑफ सॉलिड था, वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? उस सैंपल को हम ओवन में रखेंगे, ड्राई करेंगे। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था? 10 ml था। तो वेट ऑफ सॉलिड आप ग्राम में निकाल लो, वॉल्यूम 10 ml था, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी आ जाएगा। ये समझ में आया? जैसे कि मान लो उस आपने 60 सेकंड में देखा, उस पिपेट से आपने सॉलिड देखा 0.3 ग्राम आया, 0.3 ग्राम आपने यहाँ रख दिया और वॉल्यूम 10 ml यहाँ रख दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए, और सी नॉट क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन। शुरुआत में आपकी कंसंट्रेशन कितनी थी? कैसे निकलेगी बताओ? इनिशियल कंसंट्रेशन निकलेगी कि शुरुआत में कितना सॉलिड था। शुरुआत में कितना सॉलिड था? मान लो 50 ग्राम था, तो इनिशियल वेट ऑफ सॉलिड WS अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ जार। ये हो गया आपका टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल सॉलिड वेट ग्राम में, और टोटल जार वॉल्यूम या टोटल सॉल्यूशन वॉल्यूम, टोटल जार वॉल्यूम या टोटल सॉल्यूशन वॉल्यूम, ये ml में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने सी टी और सी नॉट निकाल लिया और पुट कर दिया, तो हमें परसेंटेज फाइनल निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पिपेट मेथड से क्या करते हैं? पिपेट मेथड से हम लोग इस तरीके से डाया निकाल लेते हैं, किसी भी टाइम पे कितने डाया का पार्टिकल पास हो रहा है और वो कितने परसेंटेज से फाइनल है, उससे छोटे पार्टिकल कितने हैं सैंपल में। तो ये इस तरीके से पिपेट मेथड से निकल आता है। अब अगर यही चीज़ आपको हाइड्रोमीटर से निकालनी है, तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसे करके हमने हाइड्रोमीटर से डाल दिया। अब हाइड्रोमीटर में क्या होता है? हाइड्रोमीटर में क्या होता है सर? यहाँ पे रीडिंग लगी होती है ऐसे करके, और ये रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती हैं? ये रीडिंग आपकी 1 से शुरू होती हैं, इवन माइनस से शुरू होती हैं, माइनस से शुरू होती हैं, यानी कि 0 पॉइंट, क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस से शुरू होती, -5, उसके बाद 0, फिर +5, फिर 10, ऐसे करके 40 तक होती हैं। और -5 का मतलब होता है, इधर लेफ्ट में लिखा भी रहता है कि सस्पेंशन का जो यूनिट वेट है 0.995 है। 0 का मतलब होता है सस्पेंशन का वेट 1 है,
तो इधर वाली जो रीडिंग होती है उसको हम RH बोलते हैं, RH, और इधर लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसको हम गामा SS बोलते हैं। मतलब हाइड्रोमीटर एक रीडिंग देता है, वो रीडिंग के हिसाब से सॉइल सस्पेंशन का यूनिट वेट कितना है वो अलग अलग टाइम पे निकल आता है। तो हमने यहाँ पे मिक्स किया पानी को और यहाँ पे हाइड्रोमीटर डाल दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने हाइड्रोमीटर ऐसे करके डाल दिया। हाइड्रोमीटर डालने के बाद ये टाइम के साथ साथ हाइड्रोमीटर की रीडिंग चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जब सैंपल आपका डाउन जाएगा ऐसे करके तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके सॉलिड डाउन जाएंगे इस सॉइल सस्पेंशन का यूनिट वेट कम होता जाएगा, सॉलिड कम हो रहे हैं तो इसकी रीडिंग चेंज होती रहती है। इसकी रीडिंग पहले जो होगी हो सकता है 40 पे हो, फिर 35 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ये डूबता जाता है ना। देखो ये अभी यहाँ पे 10 पे है, अभी थोड़ी देर बाद डूब के ये 5 पे आ जाएगा, है ना, यहाँ 10 आ जाएगा, ऐसे करके 40, है ना, यहाँ पे आपका 0, यहाँ -5। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, इसकी रीडिंग जो है कम होती जाती है और 0.995 से कहाँ तक वेरी करती है रीडिंग, 1.040। तो सिंपल अगर RH रीडिंग की बात करें तो -5 से 40 तक ये रीडिंग वेरी करती है RH। ठीक है, 1.995 से 1.040 तक होती है। ठीक है, तो RH जो है हमारा, इस हाइड्रोमीटर में हम कैसे मेजर करते हैं, हमारा ये हाइड्रोमीटर डूबा हुआ है, हम सामने से देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ये RH रीडिंग कितनी आ रही है। ये यहाँ पे सामने से हम देखते हैं ये RH रीडिंग कितनी आ रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें सिर्फ मैनुअली देखना होता है, इसमें हमें पिपेट से कुछ खींचना नहीं होता है। देखो यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है ना, ये तो आपका स्पेशल हाइड्रोमीटर है जहाँ पे आपको रीडिंग क्या मिल जाएगी, जहाँ पे आपको रीडिंग देखो 70 तक मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 70 तक है, वरना जनरली हाइड्रोमीटर में रीडिंग कहाँ तक होती है, 40 तक होती है। तो ये आपका -5 है, ये आपका क्या है, 0 है, उसके बाद ये आपका 10 है। ठीक है, ये -10 है, सॉरी -10, यहाँ -10 से शुरू है। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जनरली -5 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, -5 से शुरू होके जाती है 40 तक। ठीक है, तो अलग अलग हाइड्रोमीटर अलग अलग उससे शुरू हो सकती है। तो ये आपका हाइड्रोमीटर है, इसको उठाया हमने, पानी में डाल दिया और RH रीडिंग मेजर कर ली। अब इस RH रीडिंग से आप क्या निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम CT और C0 से निकाल रहे थे, कहाँ गया, ये है। जैसे हम CT और C0 से परसेंटेज फाइनर निकाल रहे थे किसमें, पिपेट में, वहीं हम हाइड्रोमीटर में क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस RH रीडिंग से निकाल सकते हैं परसेंटेज फाइनर। D तो देखो इसी फॉर्मूले से निकलेगा कि किसी भी टाइम में कितना आपका परसेंटेज फाइनर है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन जो परसेंटेज फाइनर की वैल्यू है, उस साइज से कितने फाइनर है हमारे, उसका हमारा RH से वैल्यू निकल आता है। तो RH के वैल्यू से हमारा ये क्या होता है, इसके लिए पूरा जो डेरिवेशन है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। इसका जो पूरा आपका परसेंटेज फाइनर का जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, अब चूंकि टाइम खत्म हो गया है और इसको कराने के लिए कम से कम मुझे 15-20 मिनट लग जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला है हाइड्रोमीटर के लिए वो अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे और कल इसका फॉर्मूला लिखने के बाद आपके सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक अब आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कल इसके फॉर्मूले लिखने के बाद हम लोग इसके फॉर्मूले लिखने के बाद हाइड्रोमीटर के सिर्फ कल क्वेश्चन करेंगे ये वाले चीज़ों के। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों का टाइम भी हो चुका है लगभग, और वैसे भी आज संडे है तो आज ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, एज आई कैन सी। हाँ जी, 27 डिग्री पे करते हैं टेस्ट। कल हाइड्रोमीटर की डिटेल में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, और जो इसका इक्वेशन है वो इक्वेशन भी लिखा दूंगा। और कल हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पिपेट में 10 ml सैंपल लेंगे, उसमें सॉइल का वेट निकालेंगे और CT निकाल लेंगे, CT/C0 से परसेंटेज फाइनर, और D के फॉर्मूले से डायमीटर, है ना। और हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर में सिर्फ RH रीडिंग मेजर करते हैं और इस RH से वो परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, तो कल हाइड्रोमीटर का थोड़ा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, और फिर हम लोग कल इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो लगभग जैसे मैंने बताया 12 से 13 दिन में आपका सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस। ठीक है, और अगला आपका सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है MP सब इंजीनियरिंग में, वो स्टार्ट हो रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इन्वायरमेंटल का भी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। सॉइल लगभग 25 से 30 मार्क्स का होता है, इन्वायरमेंटल लगभग आपका 12 से 15 मार्क्स का होता है। बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में कैसे करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा, मैं समझा दूंगा कैसे होगा, क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ, और अपने फ्रेंड्स को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।